आप सबका स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं। अभिनंदन इस रूप में कि आप इस प्रदेश की तो वेतनमान की दृष्टि से सबसे सर्वोच्च पद की जो सफलता है उसके आखिरी सोपान तक पहुंच गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वेतनमान का जो वो है ढांचा या सैलरी स्ट्रक्चर है, उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलावा कोई ऐसी सर्विस नहीं है, चाहे कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हो, जो दो और हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हों जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस आती है, इंडियन रेलवेज की सर्विसेज आती हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस आती है, वगैरह वगैरह। वो कहीं भी इसके समकक्ष नहीं है। हाँ, सिविल सर्वेंट जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने को दो स्केल आगे रख रखा है, तो उस दृष्टि से निश्चित रूप से आप लोग जो हैं अभिनंदन के पात्र हैं कि आप बहुत नजदीक आ गए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि यदि आप इस नौकरी को कार्यगत तनाव की दृष्टि से देखें तो वो काफी कम है। तो आपका संभावना है, संभावनाओं को तो आप ही को इस्तेमाल करना होता है। आपकी चाय की थड़ी पे भी उन संभावनाओं को जो है धूमिल कर सकते हैं और कुछ रचनात्मक काम भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। पर काफी संभावना है आपको पढ़ने लिखने की, काम करने की, शोध करने की संभावना काफी। क्यों? क्योंकि उस तरीके के तनाव नहीं है जो आजकल उन नौकरियों में हो गए जिनमें पब्लिक डीलिंग है। ये सर्वव्यापी सोशल मीडिया के चलते, आपके हाथ में हो रहे रहने वाले मोबाइल के चलते, लोकतंत्र के विस्तार के चलते, अच्छा ही हुआ है लोकतंत्र का इतना विस्तार हो गया कि हर कोई अब बात अपनी चिल्ला के कह सकता है। उसने बहुत सी नौकरियों को जिनमें पब्लिक डीलिंग है उनकी क्या हालत बनाई है, आप लोग अनुभव संपन्न जानते होंगे, रोज आए दिन वीडियो देखते होंगे और चीज़ें देखते होंगे। तो उस दृष्टि से हमारे पास काम करने के लिए, शोध करने के लिए, अकादमिक जीवन को का संवर्धन करने के लिए काफ़ी अवकाश। अब साक्षात्कार की बात होती है कि भाई इसको कैसे सामना करें। शायद इसलिए आप लोग आए भी हैं, ये आपको बड़ा सवाल लगता है। और वो जो इसको पहले तो मैं एक बात कह दूं कि ये सवाल आपके लिए बड़ा है, निश्चित रूप से बड़ा है, पर उधर जो मेज के उधर बैठे उनके लिए बड़ा मामूली होता है। कोई चीज़ मामूली क्यों हो जाती है? जब उसको रोज उसका कहते हैं कि उसके साथ बरत रहे होते हैं। जब हम रोज उसको जी रहे होते हैं तो चीज़ें मामूली हो जाती हैं, होती है कि नहीं? तो मेज के उधर जो बैठे हैं उनके लिए चीज़ बहुत मामूली है। वो रोज आप जैसे कई बच्चों को निकालते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ बड़ी होती है क्योंकि आपके जीवन का सवाल होता है। मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही? प्रॉपर आ रही है? निश्चित रूप से आप उसको उसी गंभीरता से लेंगे, पर अब उसको कैसे उसमें उसको सामान्य बनाया जाए साक्षात्कार को। तो क्योंकि साक्षात्कार की सबसे बड़ी जो मांग है, जो बिगेस्ट डिमांड है, वो क्या है कि आप सहज हों। जितने आप सहज होंगे उतनी आपकी सफलता की संभावना। मैं साक्षात्कार को सहजता से जोड़ूंगा, एक उत्प्रेक्षा का अलंकार हो गया। साक्षात्कार में आप जितने सहज रहेंगे उतनी आपकी सफलता की संभावना है। अब वो सहजता आती कैसे? नहीं हो सकते सहज आप? हो सकते हैं क्या? जब ये चार साथी जिनके साथ आप चाय की थड़ी पे बातें करते हो, पंचायत करते हो, वही आपके सामने बैठ जाएं और आपसे प्रश्न पूछे बिठा करके प्रॉपरली, तो आप असहज हो जाओगे। सवाल के वो जवाब नहीं दे पाओगे जो आप अनौपचारिक बातचीत में कर लेते हो। थोड़ी भाषा लड़खड़ा जाएगी। तो सहज होने का तरीका ये होता है कि उस वातावरण को सृजित करें, क्रिएट दैट एनवायरमेंट, उसको कई कई बार सृजित करें और उसको रोजमर्रा का जीवन बना दें, तो आप सहज हो जाओगे। ये जो कार्यशाला है ये सहज, आपको सहज बनाने की दिशा में एक छोटा सा कदम है। जो मैं बात कर रहा था उसी को आगे शुरू करता हूँ। मैं इन पे बात करता सहजता की, कि मैं जो साक्षात्कार है उसमें सहज रहना बहुत जरूरी है। और वो सहजता कैसे आती है? जब हम उसको रोजमर्रा पे ले आएंगे। आप प्रॉपर एक फॉर्मल सेटिंग कीजिए और उसमें चार साथियों को बिठा करके कहिए मुझसे प्रश्न पूछिए, तो आप सहज हो जाएंगे उस प्रक्रिया से। सहजता और भी पहलू हैं उसके। आप क्या पहन रहे हैं, आपकी सहजता भंग कर देगी वो। तो जैसे आप रहते हैं, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत चमकीले कपड़े हों, सामान्य जो पैंट शर्ट पहनते हैं, फॉर्मल शूज पहनते हैं, वही पहन के जाएं और उन्हीं का अभ्यास रखें। या कि जो आपको विशेष ही करना है तो उसका अभ्यास कर लें पहले। तो एक तो सहजता ऐसे आती है, दूसरा उस अभ्यास से आती है। तीसरा मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो जो इंटरव्यू बोर्ड है वो भी आपको सहज करता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले कोई मेंबर यदि नया ज्वाइन करते हैं,
पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनको पहले ट्रेनिंग दूसरे मेंबर के साथ बिठाया जाता है कि भैया देख लो ऐसे करना है, ये नहीं कि तुम गोलीबारी शुरू कर दो जाते ही। और वो उस प्रक्रिया के अभ्यस्त हो जाते हैं। जो आप अंदर जाते हो तो आमतौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में 3 लोग होते हैं, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट और 1 बोर्ड का चेयरमैन जो आरपीएससी का एक सदस्य होता है। और उन तीनों में ये जिम्मेदारी आरपीएससी के सदस्य की होती है, बीइंग द चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड, कि वो शुरू करें। और शुरुआत में वो आपसे आपकी सामान्य बातचीत करते हैं, वहाँ अंदर आपका नाम नहीं जाता पर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपने 10वीं यहाँ से की, 12वीं यहाँ से की, ग्रेजुएशन यहाँ से किया, मास्टर्स यहाँ से किया, वगैरह वगैरह, पीएचडी की है कि अच्छा अच्छा एमफिल, अच्छा बीएड भी कर रखी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो, इसको आप डिटेल एडमिशन फॉर्म कहते हो आजकल, उस प्रूफ को ढंग से भरना चाहिए और उसकी कॉपी रखनी चाहिए। पता चले आपने बीएड की थी वहाँ तो वहाँ लगा दी और आपने सोचा कि मैं बताना नहीं है मुझे, तो आप अचकचा गए। तो जो जो आपने सूचनाएं वहाँ दे रखी है उनकी तैयारी करना। आपको अपनी नंबर भी याद होने चाहिए, आपके अपने ही तो हैं कि 10वीं में इतने आए थे और 12वीं में इतने आए थे, या मैंने यहाँ से किया। तो वो सामान्य बातचीत वहाँ शुरू होती है, उसके लिए आप तैयार होना, वो तैयारी कोई बड़ी नहीं है। तो वो 2 3 4 2 ढाई मिनट में आप सहज हो जाएंगे। अरे ये चीज़ें मेरे को जो पूछी जा रही है उनका मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसी तो आती है सहसा, अरे मैं हर चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। चाहे वो पूछ ही रहा है कि 10वीं आपने कहाँ से की थी, और आपने बी अच्छा सेठ सहरिया कॉलेज से की, या आपने बीएड जो है वो नारायणी देवी वर्मा कॉलेज से की है भीलवाड़ा से, अच्छा तो नारायणी देवी कौन थी। तो यही चीज़ पूछी जाएंगी शुरुआत में। इनमें मैं उम्मीद करता हूँ अधिकतर के जवाब आपके पास होंगे, होने भी चाहिए। तो आप उस 2 ढाई मिनट में सहज हो जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और है जिसपे जो डिबेटेबल भी है, मैं आदरणीय दोनों मैडम से भी साझा करूंगा कि मैंने अभी सिविल सर्विस में, मेरा एक विद्यार्थी था और वो उसने सोचा कि यूपीएससी के सारे मेंबर्स की मैं प्रोफाइल देख जाता हूँ। वो देख के गया, सक्सेसफुल भी हो गया, वो प्रोफाइल पढ़ के चला गया ढंग से, तो प्रोफाइल के हिसाब से स्ट्रेटजी बना ली। तो ये ओवर इंफॉर्मेशन किल्स। कुछ लोग कहते हैं उनके बारे में जान जाओ, जान तो जाओ, पर उस जानकारी के आधार पे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना कि ये तो इस बैकग्राउंड का है, इसको मैं ऐसी बातें कर दूं। ऐसा नहीं, तो सहज ही रहो। जानने का ये फायदा हो सकता है, कोई म्यूजिक की हो सकती है मेंबर, आप म्यूजिक के लिए तैयार हो तो चले जाना। कोई आर्मी बैकग्राउंड हो सकते हैं, आर्मी के बारे में आपके अंडरस्टैंडिंग तो बात छेड़ लेना। कोई किसी बैकग्राउंड हो सकते हैं, तो वो ठीक है, पर यू कैनॉट मेक देम फूल। आप 50 55 60 वर्ष के आदमी को बुद्धू नहीं बना सकते, ये दिमाग में रखना। सहज जवाबों में भी सहज रहना है, आपके उत्तर में भी ईमानदारी होनी चाहिए। भाई मैं तो ऐसा हूं, नहीं आता साहब मुझे। ईमानदारी इंटरव्यू में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, इट प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। इंटरव्यू उनके पास चला जाएगा तो वहां भी आपके पास काफी गुंजाइश रहती है। यदि आप पीएचडी हैं तो आपकी रिसर्च के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि मेंबर, आप एक चीज तैयार रहिए, जो चेयरमैन होंगे इंटरव्यू बोर्ड के, वो आपसे जो बातें करेंगे वो आपकी नौकरी कर रहे हो तो उसके बारे में करेंगे, आपके क्षेत्र के बारे में कर लेंगे। आप झुंझुनू से आए हो, सीकर से आए हो, हनुमानगढ़ से आए हो, उनके बारे में बात कर लेंगे, किसी समसामयिक चीज पे बात कर लेंगे। इतिहास पे, वैसे इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम सब इंटरेस्टेड रहते हैं, ये पर बहुत हो गए हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी अक्सर इतिहास से ही संचालित होती है। तो वो पूछ सकते हैं, पर मोटे तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि विषय की बात करने के लिए सब गंभीर होते हैं, मेंबर बड़े परिपक्व लोग होते हैं, वो एक्सपर्ट्स को सौंप देंगे। वहाँ आपके पास संभावना होती है कि इनको वो कैसे अपनी दिशा में मोड़े। तो आप कालखंड आपका, क्योंकि अपने यहाँ तो भारत में तो मास्टर्स में, स्नातकोत्तर में स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। तो भाई मेरा प्राचीन है, मध्यकाल है, आधुनिक है, तो वहाँ बात, उसकी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। जो भी आपका कालखंड है, उम्मीद है बात उसी पे शुरू होगी। यदि आप पीएचडी हैं, कोई और शोध कर रखा है, वो आप बात चला सकते हैं कि मैंने ये काम कर रखा है, बातचीत वहाँ चली जाए। वैसे इंटरव्यू में हम कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो कहीं भी जा सकता है। वहाँ तो जो चीज़ काम में आती है वो सहजता है। प्रश्नों के सारे का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। 10 में से आपने 4 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, कोई खास बात नहीं है। फैक्चुअल के तो हमें सबको आते भी नहीं है। हाँ, यदि वो ये पूछ ले कि भाई नगरीकरण जो है क्या चीज़ है, और सिंधु घाटी में नगरीकरण कैसे हो गया था, या जो है हमारे देश में राज्य जो है वो कैसे सामने आए, या सामंतवाद क्या होता है जी, ठीक है, या भारत में आधुनिकता कैसे आई। तो ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब आपके पास आने चाहिए, ये कोई फैक्चुअल नहीं है।
ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं, आपकी अवधारणात्मक समझ की बात करते हैं। तो इनमें आप कहो जी मुझे पता नहीं, तो वो जो है आपके इतिहास की समझ के दारिद्र्य को दिखाएगा। उम्मीद है ऐसा आप कोई नहीं कहेंगे, आप बहुत मेहनत करके आए हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपसे कोई पूछे कि उस सन में क्या हुआ था जी, या ये घटना किस सन में हुई थी, आप कहें कि मुझे याद नहीं, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार तो मैं एक बात और साझा करना चाहूँगा कि उम्मीद ये की जा रही है कि साक्षात्कार का स्तर बढ़ा है। व्हाइट बोर्ड पे लिखवाने की परंपरा भी है, वो भी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि स्लिपरी होता है पेन। कोई टॉपिक तैयार कर लें, ज़रूरी नहीं है वही टॉपिक पढ़ाने को मिले, पर वो तैयार तो करें, लिखने की प्रैक्टिस तो करें कि आप शब्द ही नहीं बना पा रहे, फिसल रहा है पेन, क्योंकि वो सरफेस इज क्वाइट स्लिपरी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं समय का सदुपयोग करके आपसे कहना चाह रहा था। और यदि और आपकी कोई इस रूप में कोई जिज्ञासा हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। मैं प्रयास करूँगा जवाब देने का। आप पूछ सकते हैं। माइक की हाँ, हाँ बताओ, ज़ोर से बोलो। हाँ, जी। देखो ये बैक वो हैव्स और हैव्स नॉट का मामला है। तो मैडम उन पे ज़्यादा प्रकाश डाल देंगी, पर मेरा ये कहना है कि आपको बहुत ज़िद्दी नहीं बनना है वहाँ पर। तो उसमें थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक हो जाना, क्योंकि देखो जैसा मैं ये कहूँगा कि इतिहास जो है उसमें दृष्टिकोण की बड़ी भूमिका होती है। इस समय ऐसी लड़ाइयाँ तेज़ हो गई हैं। तो उस दृष्टि से हमें जिसे कहते हैं चतुराई से, चलो अपन एक सवाल पे बात कर लेते हैं कि हम तो ये मानते हैं मध्यकाल भारत में अंधकार युग था। तो एक इतिहास के जिम्मेदार विद्यार्थी के रूप में आप ये कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से इससे सहमत नहीं। मध्यकाल अंधकार युग हो सकता है कि सामंतवाद का प्रभाव था, सामाजिक गतिशीलता बहुत कम थी, और जो है बहुत विभाजित समाज था, राजनीतिक विखंडन बहुत ज़्यादा था, भारत एक राष्ट्र के रूप में तो नहीं था, छोटे-छोटे राज्य थे। और पर आप यूरोप में भी ऐसा ही था मध्यकाल, पर कुछ अच्छा भी हुआ इस मध्यकाल में। जो देशी भाषा जो अ, देशज भाषाएँ उनका विकास हुआ संपूर्ण भारत में। अवधी, ब्रज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, तो ये इस रूप में तो स्वर्ण युग भी था। भक्ति आंदोलन आया, वो हमको याद आ गई। वी द हिस्टोरियन आर द मोनोपोलिस्टिक सप्लायर ऑफ द पास्ट। किसी ने इंटरव्यू से पूछा कि ये क्या है हिस्ट्री पे, तो बोला हमारे पास मोनोपोली है सप्लाई करने की पास्ट को। तो पास्ट तो हम बड़ी ईमानदारी से सप्लाई कर रहे होते हैं, पर वो इतना प्रिय विषय हो गया है कि सबका, खासतौर से उन लोगों का जो इतिहास के विशेषज्ञ नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, कि वो उस पे ज़्यादा आजकल उतारू हो जाते हैं संघर्ष करने को। तो हमें उससे बचना है। पर एक इतिहास की देखिए एक नैतिक बोध भी होता है। तो इतिहास के एक जिम्मेदार विद्यार्थी के रूप में चीज़ों को करेक्ट करना, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे अपनी इतनी ही बात करनी थी। आई वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ फिलर। मुझे तो फिलर की भूमिका निभानी थी, जो हो गई पूरी। तो मैं अपना स्थान स्वयं ही ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने तो थैंक अच्छा यू। सो नाइस।